हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का वन शॉट करने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी तरीके के। चलते हैं सीधा अपनी आईपैड की स्क्रीन पर। सबसे पहला टॉपिक है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? देखो, एक कंट्री में ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे प्रोडक्शन होता है, चीज़ें प्रोड्यूस होती है, देन वो जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई है उनका कंजम्पशन होता है, इनकम जनरेशन होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, ट्रेड होता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। ये सारी ही एक्टिविटीज़ मिलके क्या बनाती है? इकोनॉमी बनाती है। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसके थ्रू बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो सकती है एक देश को चलाने के लिए, जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो गया, देन ट्रेड हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया आपको? इकोनॉमी क्या है? एक पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू ये सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट होगी। पढ़ते देखो क्या लिखा हुआ है। An economy is a system through which country produces, sells, buys and uses goods and services. In simple words, it is the way a country manages its resources and economic activities. It includes activities like production. इकोनॉमी में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है? प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, बाइंग होता है, सेलिंग होता है, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ट्रेड। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, इंडिया में फार्मर्स क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, कंपनीज गुड्स को प्रोड्यूस करती है, लोग काम पे जाते हैं और पैसा कमाते हैं और उस पैसे से क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को खरीदते हैं। ये सारी ही एक्टिविटीज़ मिलके क्या बनाती है? एक इंडियन इकोनॉमी बनाती है। समझ में आया आपको? इकोनॉमी क्या है? पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू ये सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती हैं। An economy is the system of production, distribution and consumption of goods and services in a country. अब हम पढ़ते क्यों हैं इसे, ये समझते हैं। सबसे पहले तो टू अंडरस्टैंड हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। क्यों पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स? ये समझने के लिए कि इकोनॉमी काम कैसे करती है, कैसे इकोनॉमी चलती है। सेकेंड इज टू अंडरस्टैंड स्कार्सिटी। देखो, रिसोर्सेज ना हमारे पास लिमिटेड है, बट हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से स्कार्सिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं तो ये भी समझते हैं कि भाई स्कार्सिटी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। नेक्स्ट इज टू मेक बेटर चॉइसेस। स्कार्सिटी है तो आपको रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा रिसोर्सेज का। तो जो ज़रूरत है वही चीज़ प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है? चूज़ करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स पढ़ के हम ये भी समझ सकते हैं कि हम क्या चीज़ चूज़ करें और क्या चीज़ ना करें। ठीक है। टू अंडरस्टैंड प्राइजेस, हम ये समझते हैं कि प्राइजेस किसी भी गुड्स या सर्विसेज का बढ़ता घटता क्यों है। टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट डिसीजंस। देखो, गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार है, बहुत सारे डिसीजंस लेती है, जैसे टैक्सेस से रिलेटेड, सब्सिडी से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस लेती है। अब ये डिसीजंस को हम समझते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ के। ठीक है। एंड लास्ट इज टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देखो, इकोनॉमी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे स्कार्सिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है। ये सारी प्रॉब्लम्स हम कैसे समझेंगे? जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। We study economics to understand how people, business and government use limited resources to satisfy unlimited wants. कि ये जो स्कार्सिटी की सिचुएशन है इसको कैसे सही करा जा सकता है, कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करा जाता है लोगों की अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, समझ में आया आपको? इतना ही है इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है वो तो लिमिटेड है, बट ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से हमें चूज करना पड़ता है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस करे और क्या चीज़ प्रोड्यूस ना करे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तब आपको क्या चाहिए था? वो नॉर्मल जो सपोर्टर वाली साइकिल होती है वो चाहिए थी। ठीक है। फिर आप थोड़े बड़े हुए तो आपको बिना सपोर्टर वाली साइकिल चाहिए थी। फिर आप थोड़े और बड़े हुए तो आपने बोला भाई अब तो मुझे स्कूटी चाहिए। फिर अभी आप थोड़े और बड़े हो गए, कॉलेज जाओगे, आप बोलोगे मुझे तो भाई गाड़ी चाहिए। फिर थोड़े और बड़े हो गए, थोड़े अमीर भी हो गए, फिर आप क्या बोलोगे कि अब तो मैं ज़मीन में रहूँगा ही नहीं, अब तो मुझे मेरा प्राइवेट जेट चाहिए। तो आपकी वांट्स क्या है? नेवर एंडिंग है। मतलब एक वांट खत्म हुई तो दूसरी आ गई, दूसरी वांट खत्म हुई तो तीसरी आ गई। तो ये जो वांट्स है ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। आपके पास पैसा लिमिटेड है, आप जो चाहो वो तो नहीं कर सकते हो, तो आपको सोच समझ के खर्चा करना पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी बोलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है।
Scarcity means that resources are limited. Resources are limited, but human wants are unlimited. We have limited things like money. पैसा कम है, टाइम कम है, लैंड भी कम है, वाटर भी कम है, लेबर भी कम है, एंड रिसोर्सेज भी कम है. मतलब लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है. But we have many wants and needs. Therefore, we cannot satisfy all our wants at the same time. Because of scarcity, we have to make choices. Choices करनी पड़ती है, चूज करना पड़ता है कि क्या चीज़ लें और क्या चीज़ ना लें, क्या चीज़ प्रोड्यूस करे और क्या चीज़ प्रोड्यूस ना करे. एग्जाम्पल इज यू हैव 500 रुपीज़ बट यू वॉन्ट टू बाय क्लोथ्स. कपड़े भी खरीदने हैं, जूते भी खरीदने हैं, एक बुक भी खरीदनी है. अब देखो जेब में पैसा कितना पड़ा हुआ है, सिर्फ 500 रुपये पड़े हुए हैं. बट वॉन्ट्स क्या है, रिसोर्स तो लिमिटेड है, पैसे तो सिर्फ 500 ही पड़े हुए हैं, लिमिटेड है. बट वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है. मतलब कपड़े भी चाहिए, जूता भी चाहिए, बुक्स भी चाहिए. अब आपको सोचना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि क्या चीज़ लूँ और क्या चीज़ ना लूँ, क्योंकि तीनों चीज़ें तो आप नहीं ले सकते हो 500 रुपये में. ठीक है. Since your money is limited, you cannot buy everything. So you have to choose what is more important. और आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बुक तो बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट है. क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जूते या फिर कपड़े. तो आप उन दोनों में से किसी एक चीज़ को खरीद लोगे. ठीक है. देखो क्या लिखा हुआ है. स्कार्सिटी मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू अनलिमिटेड वॉन्ट्स. रिसोर्सेज लिमिटेड है बट वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है. ठीक है. यहाँ पर स्कार्सिटी वाला टॉपिक भी फिनिश हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. देखो एक इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्कार्सिटी है. स्कार्सिटी का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है बट वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से सारी वांट्स पूरी नहीं हो सकती है. हमें चूज करना पड़ता है, चॉइसेस करनी पड़ती है कि क्या चीज़ करे, क्या चीज़ प्रोड्यूस करे, क्या चीज़ खरीदे. ठीक है. देखो क्या लिखा हुआ है. Economic problems means the problem of how to use limited resources to satisfy unlimited wants. Human wants are unlimited, but resources like money, time, land, labor and raw materials are limited. Resources limited हैं, wants unlimited हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, और हम सारी wants को satisfy नहीं कर सकते हैं. The economic problem exists because of scarcity of resources. अगर scarcity ही नहीं होती, मतलब रिसोर्सेज अनलिमिटेड पड़े होते, बिल्कुल जितना चाहिए उतने रिसोर्सेज पड़े होते, तो कभी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं आती, क्योंकि सबकी वांट सेटिस्फाई हो जाती. ठीक है. स्कार्सिटी है इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है. देखो क्या लिखा हुआ है. रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. क्या क्या कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के. सबसे पहले तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है कि रिसोर्सेज कम प्रेजेंट है बट हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से हमें चूज करना पड़ेगा और हम सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो हम चाहें. सेकेंड इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड होती है, फिर से हमें चूज करना पड़ेगा. एंड थर्ड क्या लिखा हुआ है, ऑल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज. मतलब एक ही रिसोर्स है बट उसके यूजेस अलग अलग हो सकते हैं. जैसे एक लैंड है, उसके बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं. उसमें आप फार्मिंग कर सकते हो, उसमें आप उसको लीज पे दे सकते हो, उसमें घर बना सकते हो, उसमें फैक्ट्री खोल सकते हो. बहुत सारे आपके पास यूजेस हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि वो एक लैंड को आप कैसे कैसे यूज़ करोगे. ठीक है. बहुत सारे तरीके. अब आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि सबसे फायदेमंद क्या है और फिर आप उस लैंड को यूज़ करोगे. ठीक है. समझ में आया. ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि एक ही रिसोर्स है बट उसके यूजेस अलग अलग हो सकते हैं. फिर से आपको चूज करना पड़ेगा कि कैसे आप उस रिसोर्स का यूज़ करोगे. Resources can be used for different purposes. Since a resource has multiple uses, we have to choose where to use it. कि कैसे उसका यूज़ करेंगे. Example, a piece of land can be used to grow wheat. उसमें गेहूँ उगा दो, उसमें घर बना दो, उसमें फैक्ट्री खोल दो. If we use it for one purpose, we cannot use the same land for another purpose at the same time. एक ही रिसोर्स है, एक ही जगह यूज़ होगा. ठीक है. तो आपको फिर से चूज़ करना पड़ेगा कि भाई मैं कहाँ पर उसको यूज़ करूँ और कैसे मैक्सिमम बेनिफिट लूँ. ठीक है. समझ में आया आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इतना ही था ये. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे लोग, बिजनेसेस, गवर्नमेंट, फर्म्स लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करेगी. ठीक है. इसमें हम पढ़ते हैं स्कार्सिटी के बारे में, चॉइस के बारे में. ये हमें बताता है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करनी चाहिए, किसके लिए प्रोड्यूस करनी चाहिए. ठीक है.
Economics is the study of how people, businesses, and government use limited resources to satisfy unlimited wants. It mainly deals with the problem of scarcity and choice. Since resources are limited, we have to decide what to produce, क्या produce करेंगे, how to produce, कैसे produce करेंगे, and for whom to produce. It helps us understand how resources like money, land, labor, raw materials are used. ठीक है, अब देखो जो इकोनॉमिक्स होती है ना वो दो तरीके की हो सकती है. एक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दूसरी है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो स्टडी है इकोनॉमिक्स की जो हमें एक्चुअल डेटा बताती है, फैक्ट्स बताती है, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि एक्चुअली हो क्या रहा है इकोनॉमी में. ऑन दी अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि क्या होना चाहिए, कैसे सुधार आएगा, सजेशन देती है, ओपिनियन देती है और जजमेंट्स देती है, वैल्यूज बताती है. ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक सिचुएशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एक्चुअल डेटा एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि ये होगा तो वो होगा. इट टेल्स अस व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, व्हाट एक्चुअली हैपन्स, क्या होता है इन एन इकोनॉमी. द स्टेटमेंट्स मेड अंडर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन यूजुअली बी टेस्टेड और चेक विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा. मतलब जो भी स्टेटमेंट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में दिए होंगे उनको आप जस्टिफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो. इट डज नॉट टेल वेदर समथिंग इज गुड और बैड, इट सिंपली एक्सप्लेन्स द एक्चुअल सिचुएशन. ये नहीं बताता कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है. जो सिचुएशन है वो समझाता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है. इफ़ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, इट्स डिमांड जनरली डिक्रीजेज. प्राइस किसी चीज़ का बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी. लेट अस सपोज कि ये आईफोन है, इसका प्राइस बढ़ते जा रहा है, तो इसकी डिमांड कम होते जाएगी, लोग इसको कम खरीदना पसंद करेंगे. ठीक है, दिस कैन बी स्टडीड एंड टेस्टेड यूजिंग एक्चुअल मार्केट डेटा. इस चीज़ की आप स्टडी कर सकते हो कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी. ये तो एक्चुअल चीज़ होती है ना. तो ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज अबाउट फैक्ट्स एंड रियलिटी, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द इकोनॉमी. ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज व्हाट शुड और ऑट टू हैपन इन द इकोनॉमी, की इकोनॉमी में होना क्या चाहिए. ये कौन बताता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताती है. इट इज़ बेस्ड ऑन ओपिनियंस, वैल्यूज, जजमेंट्स एंड सजेशन अबाउट वॉट वुड बी बेटर फॉर द सोसाइटी, कि सोसाइटी के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ होनी चाहिए सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए. डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट सेम इकोनॉमिक सिचुएशन. देयरफॉर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी प्रूव कम्प्लीटली राइट और रॉन्ग सिंपली थ्रू डेटा. इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी का पर्सपेक्टिव, व्यूज़ अलग होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू एवरीवन. दिस इज़ अ सजेशन अबाउट व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू. एक सजेशन है ना, मतलब एक्चुअली तो नहीं हो रहा है, सिर्फ एक सजेशन है कि सरकार को सबको फ्री में पढ़ाना चाहिए. तो ये क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है. इन सिंपल वर्ड्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज अबाउट ओपिनियंस एंड सजेशन व्हाट शुड हैपन इन द इकोनॉमी टू मेक द इकोनॉमी बेटर. ठीक है, समझ में आया पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच में डिफरेंस. ठीक है, टॉपिक इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये क्या है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स है. सबसे पहली ब्रांच क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है इंडिविजुअल यूनिट को, स्मॉल पार्ट्स को, जैसे इंडिविजुअल्स हो गए, एक अकेली फर्म हो गई, एक अकेला बिजनेस हो गया. जब आप ऐसे स्टडी करोगे, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करोगे, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. ऑन दी अदर हैंड जब आप पूरी इकोनॉमी की स्टडी करोगे एज अ होल, उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइक्रो का मतलब ही मतलब छोटे स्केल में पढ़ना, एंड मैक्रो मतलब किसी बड़े स्केल में किसी चीज को पढ़ना. ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. किसी एक अकेली यूनिट की स्टडी करना. It focuses on smaller parts of the economy such as individual customers, households, firms and individual markets. It studies how customers decide what to buy. Customer कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या खरीदना चाहिए, प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, और पूरे मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा. ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. ठीक है, how firms decide what and how much to produce and how prices are determined in a particular market. Example क्या है, studying why the price of a particular product
लाइक अ स्मार्टफोन इंक्रीजेज व्हेन डिमांड इंक्रीजेज। जब स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ने लग जाता है। और यहाँ पर हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? स्मार्टफोन की कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल यूनिट की कर रहे हैं। तो ये किसका पार्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल। जब आप पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हो उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इट फोकसेस ऑन लार्ज स्केल इकोनॉमिक इशूज सच एज नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ओवरऑल प्राइस लेवल्स। ठीक है, ये आप थोड़े बड़े स्केल में इकोनॉमी को पढ़ रहे हो। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इज परफॉर्मिंग। जब आपको पूरी इकोनॉमी की स्टडी करनी होती है और ये देखना होता है कि इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। स्टडिंग वाई इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग इन इंडिया और वाई अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग इन द कंट्री। इन्फ्लेशन पूरी कंट्री में आता है, पूरी इकोनॉमी में आता है। अनएम्प्लॉयमेंट भी पूरी कंट्री में आता है, पूरी इकोनॉमी में आता है। तो यहाँ पर आप जब इनको पढ़ते हो तो आप पूरी इकोनॉमी को पढ़ते हो एज अ होल। तो ये किसकी स्टडी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ये सब आप कहाँ पर पढ़ोगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, डिफरेंस पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। Microeconomics studies the behavior of individual buyers and sellers and single markets. On the other hand, macroeconomics studies the economy as a whole, all sectors together. सारे सेक्टर्स को मिला के जब आप पढ़ाई करोगे, जब आप उनकी स्टडी करोगे तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। टूल्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के? डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस मैकेनिज्म, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का टूल क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई और नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट और जर्नल प्राइस लेवल। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? बेसिक ऑब्जेक्टिव है माइक्रो इकोनॉमिक्स का किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस का प्राइस डिटरमाइन करना और उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करना। To find the price and quantity of a particular good or service. On the other hand, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या ऑब्जेक्टिव है? इनकम को डिटरमाइन करना, एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करना, ओवरऑल ग्रोथ को डिटरमाइन करना। To find the overall income output and growth of the whole economy. बेसिक अजम्पशन क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? बेसिक अजम्पशन ये है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, वो लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, ये क्या है? एक अजम्पशन है। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या अजम्पशन होता है कि जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है हमारे पास उनका बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है इन द लॉन्ग रन। Microeconomics assumption is people always try to get maximum satisfaction with limited resources, and macroeconomics का assumption is resources of the economy are fully and efficiently used in the long run. माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? प्राइस थ्योरी। इंपॉर्टेंट है। क्यों है प्राइस थ्योरी नाम? क्योंकि ये प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ऑन दी अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? इनकम थ्योरी, क्योंकि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल क्या है? स्टडी ऑफ प्राइस ऑफ एप्पल्स इन अ मार्केट किसका पार्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एप्पल्स की स्टडी कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल क्या है? स्टडी ऑफ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। पूरी इनकम की, टोटल इनकम पूरे देश की हम पढ़ रहे हैं, तो ये किसका पार्ट हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। अब देखो, जो माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक होते हैं ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्यों होते हैं? बहुत ध्यान से समझना। जब आप इंडिविजुअल की स्टडी करते हो तो क्या वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है? और जब आप पूरी इकोनॉमी को पढ़ते हो तो क्या वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर ना माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स को इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है? बहुत ध्यान से समझना। लेट अस सपोज देश के सारे ही कस्टमर्स ने सोचा कि अब हम ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूस ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पर इंडिविजुअल कस्टमर्स ने अपनी डिमांड बढ़ाई, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। इससे ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को इफेक्ट करा है। ऑन दी अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स भी माइक्रो इकोनॉमिक्स को इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है? बहुत ध्यान से समझना। लेट अस सपोज पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया, किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब इन्फ्लेशन आ गया, चीज़ें महंगी हो गई, जिसकी वजह से लोग अब खर्चा कम करेंगे,
तो ये खर्चा लोग कम कर रहे हैं। अब हम किसको पढ़ रहे हैं? इंडिविजुअल कस्टमर्स का बिहेवियर पढ़ रहे हैं। किसका पार्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो दोनों ही माइक्रो एंड मैक्रो इंटरडिपेंडेंट होती है, ऐसे अकेले अकेले नहीं चल सकती हैं, साथ में चलती हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ होगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को इफेक्ट करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ होगा तो वो माइक्रो को इफेक्ट करेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, माइक्रोइकोनॉमिक्स अफेक्ट्स macroeconomics. The overall economy is made up of individual customers, household, firms and market. ये किसका पार्ट है? Microeconomics का पार्ट है. Their decision together influence the economy as a whole. Example is, if many people increase their spending, business may produce more goods. This can increase production and employment in the economy. ठीक है. On the other hand, macroeconomics affects microeconomics. Changes in the overall economy affect the decision of individual customers and firms. Example is, if inflation increases, मतलब goods या services के prices बढ़ते जा रहे हैं, customers may reduce their spending and firms may change their production decisions. समझ में आए आपको? बोथ आर नीडेड टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मैं तो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ूंगा या मैं तो सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ूंगा। जब आपको इकोनॉमी के बारे में कुछ समझना है, इकोनॉमी को समझना है, तो आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स भी। अगर आप अभी CBSE से हो तो अभी 11th स्टैंडर्ड में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे एंड 12th स्टैंडर्ड में आप क्या पढ़ोगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। ठीक है, अभी माइक्रो बाद में मैक्रो। Microeconomics helps us understand individual economic decision. Macroeconomics helps us understand overall economic performance. Together, they give us better understanding of how an economy works. अगर आपको इकोनॉमी के बारे में कुछ पढ़ना है, कुछ समझना है, तो दोनों ही ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ेगा, माइक्रो भी एंड मैक्रो भी। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप CBSE से हैं तो 11th में आपको माइक्रो पढ़ना पड़ेगा एंड 12th में मैक्रो। ठीक है, यहाँ पर ये माइक्रो मैक्रो भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना। लेट अस सपोज आपके पास 500 रुपये पड़े हुए, ठीक है, और आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक खरीदो और पढ़ने बैठ जाओ, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप मूवी देखने चले जाओ अपने मेल या फिर फीमेल फ्रेंड के साथ। ठीक है, जेब में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 500 ही रुपये पड़े हुए हैं, तो आप दोनों चीज़ों को तो नहीं कर सकते हो। या तो आप बुक खरीद के पढ़ सकते हो या फिर आप मूवी देखने जा सकते हो। अब आपको तो पता ही है आपने क्या चूज़ करा होगा। आपने सोचा पढ़ते तो हम बाद में रहेंगे, मूवी का मौका तो कभी कभी मिलता है, तो क्यों ना हम मूवी देखने चले जाए। तो आप मूवी देखने चले गए, आपने 500 रुपये खर्च कर दिए मूवी के टिकट में। आपने क्या चूज़ करा? मूवी देखना चूज़ करा। और क्या चीज़ सैक्रिफाइस कर दी? माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक खरीदना सैक्रिफाइस कर दिया। क्यों सैक्रिफाइस करा? क्योंकि आपको चूज़ करना था, चॉइस करनी थी और एक ही चीज़ चूज़ कर सकते थे। तो आपने क्या चूज़ करा? मूवी देखना चूज़ करा। क्या चीज़ सैक्रिफाइस कर दी? क्या चीज़ गिव अप कर दी? माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक खरीदना। तो ये जो चीज़ आपने सैक्रिफाइस करी है ना, इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कौन। मतलब बहुत ध्यान से समझना, अगर आप मूवी देखने नहीं जाते तो दूसरा ऑप्शन क्या था? ऑल्टरनेटिव क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक खरीद लेते, बट आपने तो उसको गिव अप कर दिया ना। तो यही तो बोला मैंने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक खरीदना। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जिसको आपने गिव अप कर दिया। तो आपने गिव अप क्या करा? माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक को खरीदना। यही आपकी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देखो क्या लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट वी गिव अप व्हेन वी चूज समथिंग। दो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन को चूज करा, दूसरे को गिव अप कर दिया। तो जिसको गिव अप कर दिया वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इन सिंपल वर्ड्स, whenever we make a choice we have to give up another option because
रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सिर्फ जेब में 500 रुपये पड़े थे, अगर 1000 रुपये पड़े होते तो आप दोनों चीज़ें कर लेते। 500 रुपये की बुक खरीदते, 500 रुपये की टिकट खरीदते, मूवी भी चले जाते, पढ़ भी लेते। बट रिसोर्सेज क्या थे? लिमिटेड थे, जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ा? चूज़ करना पड़ा, एक चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ा, एक चीज़ को गिव अप करना पड़ा, और उसी को क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द ऑप्शन दैट वी गिव अप इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. It is not necessarily about money. We can involve time, resources or other benefits. Example से समझते हैं. You have rupees 500. You can either buy a book or buy a pair of shoes. You choose to buy the shoes क्योंकि बुक तो कभी ज़िंदगी में खरीदनी ही नहीं है. The book that you gave up is your opportunity cost. Next is you have 2 hours. 2 ही घंटे. अब पैसे की बात नहीं चल रही है, अब दूसरा रिसोर्स है. कौन सा रिसोर्स है? टाइम है. हमेशा पैसे की बात में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नहीं देखा जाएगा, बाकी रिसोर्सेज में भी आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देख सकते हो. यू कैन ईदर स्टडी और वॉच अ मूवी. इफ यू चूज टू स्टडी, द इंजॉयमेंट you could have received from watching the movie is the opportunity cost. अगर आप पढ़ने बैठ गए गलती से, तो जो अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी, लाइक एंजॉय करने की, अपने फ्रेंड्स के संग मूवी देखने की, वो क्या है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. ठीक है. Opportunity cost is the value of the next best alternative that is sacrificed when a choice is made. जब भी आप एक चॉइस करोगे, जब भी आप किसी चीज़ को चूज़ करोगे, तो दूसरी चीज़ को सैक्रिफाइस करोगे. तो जिस चीज़ को आपने सैक्रिफाइस कर दिया, जिस चीज़ को आपने गिव अप कर दिया, उसको आप क्या बोलोगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलोगे. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ मनी के केस में नहीं होती है, हर रिसोर्स के केस में आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देख सकते हो. ठीक है, समझ में आया? इजी पीजी था, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं इस चैप्टर में. हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. ये क्या होता है? ये कर्व है जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताता है दो गुड्स के, जो एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है. हम पीपीएफ बनाते समय, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाते समय, ये अज्यूम करेंगे कि हमारी इकोनॉमी सिर्फ 2 ही गुड्स को प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, एक बार टेबल समझते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा. लास्ट टॉपिक है, प्लीज़ बहुत ध्यान से समझना. पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं. यहाँ पर लिखते हैं पिज्ज़ा. हम बर्गर एंड पिज्ज़ा बना रहे हैं. ठीक है, 2 गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, तो हम बर्गर एंड पिज्ज़ा बना रहे हैं. ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ लिख लेते हैं ABCDEFG एंड H. पहली पॉसिबिलिटी में 21 बर्गर्स बन रहे हैं एंड 0 पिज्ज़ा बन रहा है. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में 20 बर्गर्स एंड 1 पिज्ज़ा. नेक्स्ट में 18 बर्गर्स एंड 2 पिज्ज़ा. नेक्स्ट में 15 बर्गर्स एंड 3 पिज्ज़ास. नेक्स्ट में 4 पिज्ज़ा एंड 11 बर्गर्स. नेक्स्ट में 6 बर्गर्स एंड 5 पिज्ज़ा. एंड लास्ट में 0 बर्गर्स एंड 6 पिज्ज़ा बन रहे. ठीक है, ये हमने पॉसिबिलिटीज़ बना दी. क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहली पॉसिबिलिटी में तो सारे रिसोर्सेज हमने बर्गर बनाने में लगा दिए और पिज़्ज़ा एक भी नहीं बना रहे. दूसरी पॉसिबिलिटी में हम 1 पिज़्ज़ा बना रहे हैं एंड 20 बर्गर्स बना रहे हैं. उसके नेक्स्ट में हम 2 पिज़्ज़ा 18 बर्गर्स, फिर 3 पिज़्ज़ा 15 बर्गर्स, 4 पिज़्ज़ा 11 बर्गर्स, 5 पिज़्ज़ा 6 बर्गर्स. एंड लास्ट पॉसिबिलिटी में हमने सारे रिसोर्सेज लगा दिए पिज़्ज़ा बनाने में, और बर्गर बनाने में 0 रिसोर्स लगाया, तो बर्गर भी 0 ही बन पाए. ठीक है, यहाँ पर हमने 2 गुड्स कौन से प्रोड्यूस करे? बर्गर एंड पिज़्ज़ा प्रोड्यूस करा है. अब बहुत ही ध्यान से समझना. यहाँ पर हम लिखेंगे MOC एंड MRT. ठीक है, सबसे पहले आता है MOC. MOC का मतलब क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मतलब कि जब आपने एक पिज्ज़ा बढ़ाया, तो आपने कितने बर्गर्स को सैक्रिफाइस करा? खुद सोचो. आपने पिज्ज़ा तो एक बढ़ाया, कुछ बर्गर्स को सैक्रिफाइस करा, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड थे. पिज्ज़ा ही बना सकते थे या फिर बर्गर्स ही बना सकते थे. अगर आपको पिज्ज़ा की यूनिट्स को बढ़ाना है, तो आपको बर्गर की यूनिट्स को कम करना पड़ेगा. तो बर्गर से कुछ रिसोर्सेज लेके आप पिज्ज़ा में लगा दोगे. हाँ या नहीं? तो आपने यहाँ पर एक पिज्ज़ा बढ़ाया, तो कितने बर्गर्स आपने सैक्रिफाइस कर दिए, गिव अप कर दिए. इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं. कितने गिव अप कर दिए? 1. तो यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 1.
फिर देखो आपने एक और पिज्ज़ा बढ़ाया, कितने बर्गर्स कम कर दिए? क्या 2 बर्गर्स कम कर दिए? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 2। कितने बर्गर्स सैक्रिफाइस करे? 2। नेक्स्ट केस में देखो यहाँ पर एक पिज्ज़ा बढ़ा, कितने बर्गर्स कम हो गए? क्या 3 बर्गर्स कम हो गए? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 3। नेक्स्ट देखिए एक पिज्ज़ा बढ़ा, कितने बर्गर्स कम हो गए? 4। यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 4। नेक्स्ट देखो एक पिज्ज़ा बढ़ा, कितने बर्गर्स कम हो गए? 5। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 5। नेक्स्ट एक पिज्ज़ा बढ़ा, कितने बर्गर्स कम हो गए? 6। तो यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 6 हो गई। समझ में आया आपको? देखो रिसोर्सेज कम थे, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऐसे नहीं कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है तो हम जितने चाहे बर्गर्स या पिज़्ज़ा बना सकते हैं, नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो अगर आपको पिज़्ज़ा की क्वांटिटी को बढ़ाना है तो आपको बर्गर की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। तो यही करा हमने, पिज़्ज़ा की क्वांटिटी को हम बढ़ाते चले गए एंड बर्गर्स की क्वांटिटी को हम कम करते हुए चले गए, तो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आ गई। अब आता है MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। ये एक रेशियो है। रेशियो किसका है? यूनिट सैक्रिफाइस्ड टू यूनिट्स गेन्ड का रेशियो है कि हमने कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कि हम दूसरे प्रोडक्ट की यूनिट्स को गेन कर सके। यहाँ पर हमने क्या करा है, हम पिज्ज़ा की क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम पिज्ज़ा में तो गेन ला रहे हैं बट हम बर्गर की क्वांटिटी को क्या करते जा रहे हैं? सैक्रिफाइस करते जा रहे हैं। तो इसी का हम रेशियो जब निकालेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? MRT बोलेंगे। निकाले रेशियो। देखो यहाँ पर आपने कितने, एक दूसरा कलर का पेन ले लेते हैं। यहाँ पर आपने इसको हटा देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा नीटली ना। MRT का फॉर्मूला क्या है? यूनिट्स सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स गेन, कि कितनी आपने यूनिट सैक्रिफाइस करी है डिवाइडेड बाय कितनी यूनिट्स आपने गेन करी है। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखो कितनी यूनिट्स गेन करी? 1। और कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करी? 1। तो यहाँ पर एक यूनिट सैक्रिफाइस करी बर्गर की टू गेन 1 यूनिट ऑफ पिज्ज़ा, यही रेशियो होगा। MRT निकाल रहे हैं। नेक्स्ट देखो कितनी यूनिट्स गेन करी आपने? 1। कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करी? 2। तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा? 2 बर्गर्स रेशियो 1 पिज्ज़ा। नेक्स्ट देखो कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करी? 3। और कितनी यूनिट्स गेन करी? 1। तो यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 3B 1P, कि आपने 3 बर्गर्स को सैक्रिफाइस करा है एक पिज्ज़ा को बनाने के लिए। नेक्स्ट देखो एक पिज्ज़ा बढ़ा और कितने बर्गर सैक्रिफाइस हो गए? 4। ठीक है। नेक्स्ट देखो एक पिज्ज़ा बढ़ा, कितने बर्गर सैक्रिफाइस हो गए? 5। नेक्स्ट में एक पिज्ज़ा बढ़ा और कितने बर्गर सैक्रिफाइस हो गए? 6। समझ में आया आपको? MRT कैसे हमने निकाला? यूनिट्स सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स गेन। ठीक है, कि कितने आपने यूनिट सैक्रिफाइस करे हैं बर्गर के इन ऑर्डर टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ पिज्ज़ा। समझ में आया? देखो यहाँ पर टेबल बना रखी है, सेम टेबल है बट यहाँ पर एग्जाम्पल किसका ले रखा है? गन्स एंड बटर का ले रखा है। यहाँ पर 2 गुड्स कौन से हैं? गन्स एंड बटर है। ठीक है, सेम है, देखो सब कुछ सेम है, बस ये जो 2 गुड्स है इनको चेंज कर दिया है। MOC भी सेम है एंड देन MRT भी सेम है। अब ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है इसका कर्व कैसे बनता है? देखो अगर आप कर्व बनाओगे ना तो कुछ ऐसा कर्व बनेगा। ठीक है, आपने y एक्सिस में गन्स का यूनिट्स ले लिया एंड x एक्सिस में बटर का यूनिट्स ले लिया। आप मार्क करोगे तो PPF कुछ ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड कॉन्केव शेप्ड बनेगा। ठीक है, तो PPF कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, देखो नीचे का स्लोप है इनका। ठीक है, एंड सेकेंड इज कॉन्केव शेप्ड है। देखो ये शेप कैसे है? कॉन्केव, पढ़ा होगा आपने 10th में लेंसेज, तो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स तो पता होगा। ये क्या है? कॉन्केव शेप्ड है। सबसे पहले तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर गुड्स की
यूनिट्स को बढ़ा रहे हो तो आपको दूसरे गुड्स की यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, अगर आप पिज्ज़ा की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो तो आपको बर्गर की यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए ये कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ऑन दी अदर हैंड ये कर्व कॉनकेव शेप का क्यों है, क्योंकि एमआरटी बढ़ते जा रहा है। एमआरटी बढ़ते जा रहा है मतलब एक एडिशनल पिज्ज़ा की यूनिट को गेन करने के लिए आपको ज़्यादा बर्गर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, बर्गर्स को ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। बहुत ध्यान से देखो, एमआरटी को देखना, एमआरटी बढ़ते जा रहा है। पहले एमआरटी क्या था, 1:1, फिर क्या हो गया 2:1, फिर 3:1, 4:1, 5:1, 6:1। मतलब एक बर्गर की एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए अब आपको ज़्यादा पिज्ज़ा को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। एमआरटी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए जो पीपीएफ का कर्व है वो कॉनकेव शेप्ड है। समझ में आया आपको? पढ़ते हैं, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ। PPF slopes downward. PPF is downward sloping from left to right because resources are limited. If an economy wants to produce more of one good, it has to reduce the production of another good. अगर एक गुड का प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरे के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। दिस शोज द ट्रेड ऑफ बिटवीन द टू गुड्स. इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑब्वियस ही बात है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको चॉइस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से अगर आपको एक गुड की क्वांटिटी को बढ़ाना है तो आपको दूसरे गुड की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। ठीक है, PPF is concave shape. PPF is generally concave to the origin because of the increasing opportunity cost. जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है देखो वो भी तो इंक्रीज करते जा रही है। पहले 1 थी, फिर 2 हुई, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी बढ़ते जा रही है, एमआरटी का रेट भी बढ़ते जा रहा है, इसलिए जो पीपीएफ का शेप है वो क्या होता है, कॉनकेव शेप्ड होता है। As an economy produces more and more of one good, it has to sacrifice increasingly larger quantities of the other good. This happens because resources are not equally efficient in producing both goods. For example, some resources may be very good at producing good but not very suitable for producing clothes. Good at producing food but not very suitable for producing clothes. इसको मैं अभी आपको समझाऊंगी इसका मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ थी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। देखो कुछ अजम्पशंस होते हैं, क्या अजम्पशन है, बहुत ध्यान से देखना। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। आप जब पीपीएफ बनाओगे तो आप ये अज्यूम करोगे जो इकोनॉमी में रिसोर्सेज है वो फिक्स्ड है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। मतलब आप रिसोर्सेज को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कभी एक गुड को बनाने में, कभी दूसरे गुड को बनाने में। सेकेंड इज विद द हेल्प ऑफ द गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। पीपीएफ में आप ये अज्यूम करोगे कि सिर्फ 2 ही गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। आप ये नहीं सोचोगे कि रिसोर्सेज को हमने अंडर यूटिलाइज कर लिया, हम ये अज्यूम करेंगे कि जितने भी रिसोर्सेज हम पे पड़े हुए थे वो सारे ही यूटिलाइज हो चुके हैं। अब देखो जो फोर्थ पॉइंट आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप मुझे बताओ पिज्ज़ा एंड बर्गर के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे। सबसे पहले तो इंसान चाहिए होगा बनाने के लिए, ठीक है, फिर अवन चाहिए होगा पिज्ज़ा को बनाने के लिए, फिर आपको मैदा चाहिए होगा, फिर आपको टिक्की के लिए आलू चाहिए होंगे, फिर आपको बहुत सारी सब्जियां चाहिए होंगी, फिर सॉसेस चाहिए होंगे अलग अलग टाइप के, फिर आपको चीज़ चाहिए होगी, फिर मोज़रेला चीज़ चाहिए होगी। तो बहुत सारे रिसोर्सेज आपको चाहिए। ठीक है, गुड्स को बनाने के लिए, ये 2 पिज़्ज़ा या फिर बर्गर को बनाने के लिए। अब देखो जो रिसोर्सेज है ना, ज़रूरी नहीं जितने रिसोर्सेज बर्गर में लग रहे हैं उतने ही रिसोर्सेज पिज़्ज़ा में भी लगे। क्या पता जो बना रहा है, जो शेफ़ है, वो बर्गर बहुत फास्ट बना सकता है बट पिज़्ज़ा में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। या फिर जो मैदा है वो बर्गर के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है बट पिज़्ज़ा के डो के लिए या फिर पिज़्ज़ा के बेस के लिए बड़ा ही ख़राब है। या फिर जो आलू हैं
वो बर्गर के लिए तो सफिशिएंट है, बट पिज्ज़ा में तो आलू डलते ही नहीं है। तो रिसोर्सेज ना इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। मतलब एक रिसोर्स से आप बहुत अच्छे से एक गुड बना सकते हो, क्या पता दूसरा गुड इतने अच्छे से ना बने। इसीलिए एक एक्स्ट्रा पिज्ज़ा को बनाने के लिए हमें ज़्यादा बर्गर को सैक्रिफाइस करना पड़ा था, क्योंकि बर्गर में टाइम, सॉरी, पिज्ज़ा में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। बर्गर का तो क्या है, 2 टिक्की लो, आलू उसमें डालो, सॉस लगाओ, बस इसे बंद कर दो और बर्गर तैयार है। बट पिज्ज़ा में तो बहुत मेहनत लगती है। पहले उसका बेस बनाओ, फिर उसमें छेद लगाओ, फिर उसमें वेजिटेबल्स लगाओ, चीज़ लगाओ, सॉसेस लगाओ, ब्ला ब्ला जो भी करना पड़ता है। तो आपको पिज़्ज़ा बनाने में तो बहुत टाइम लग रहा है, टाइम भी एक रिसोर्स है। तो पिज़्ज़ा बनाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसी वजह से आपको बर्गर्स को ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। क्या आपको समझ में आया? रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा अगर नहीं समझ में आया। लेट अस सपोज आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस। ठीक है, आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस। क्या आप दोनों में ही परफेक्ट हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। किसी एक सब्जेक्ट में आप वीक हो गए, किसी एक सब्जेक्ट में आप वीक नहीं हो गए। तो लेट अस सपोज आप अकाउंटेंसी में वीक हैं एंड बिजनेस आपकी बहुत बढ़िया है। अब आप खुद दिमाग लगाना, अगर आपको अकाउंटेंसी का एक चैप्टर बढ़ाना है, आपके पास 7 घंटे है पढ़ने के लिए, ठीक है, 7 आवर है। आपको अगर अकाउंटेंसी का एक चैप्टर बढ़ाना है, तो क्या आपको बिजनेस के ज़्यादा चैप्टर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? क्योंकि बिजनेस के चैप्टर्स को तो आप फटाफट पढ़ लेते हो, तो आप ज़्यादा भी सैक्रिफाइस करोगे तो आपको चलेगा। बट अकाउंटेंसी के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर आपको 7 ही घंटे में अकाउंटेंसी एंड बिजनेस दोनों को पढ़ना है, तो आप क्या करोगे? अगर आपको एक एडिशनल चैप्टर बढ़ाते जाना है अकाउंटेंसी का, तो आप बिजनेस के ज़्यादा चैप्टर्स को सैक्रिफाइस करते चले जाओगे। क्यों करते चले जाओगे? क्योंकि आपका दिमाग एक सब्जेक्ट में वीक हो सकता है, दूसरे सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो सकता है। समझ में आया? मतलब इक्वली एफिशिएंट नहीं है, दोनों सब्जेक्ट परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, बिजनेस के लिए कम टाइम लगेगा, जिसकी वजह से अगर आपको एक एडिशनल चैप्टर बढ़ाना है अकाउंटेंसी का, तो ज़्यादा बिजनेस के चैप्टर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। समझ में आया? इजी पीजी। Resources are not equally efficient in production of all the products. So when resources are transferred from production of one good to another, the productivity decreases. ठीक है, the level of technology is assumed to be constant. आप ये भी assume करोगे कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी constant है। ऐसा नहीं कि आप रोबोट ले आए और वो बर्गर बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी भी constant रहेगी। ठीक है, अब हम समझते हैं शिफ्ट एंड रोटेशन इन पीपीएफ। देखो, शिफ्ट हो सकता है पीपीएफ या फिर रोटेट हो सकता है। शिफ्ट का मतलब क्या है कि अपनी जगह से हिल के या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए। राइट वर्ड तब शिफ्ट होता है जब रिसोर्सेज जो हैं, जो टेक्नोलॉजी है या फिर रिसोर्सेज है, उनमें अपग्रेडेशन आया है, जिसकी वजह से आप दोनों गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। तो पीपीएफ क्या हो जाता है? राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। देखो, पीपीएफ शिफ्ट फ्रॉम पीपी टू P1 when there is growth of resources and technology upgradation of both guns and butter। मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आया है, रिसोर्सेज भी बेटर हो चुके हैं, जिसकी वजह से बंस एंड गन बटर एंड गन्स दोनों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब आता है? जब टेक्नोलॉजी में डिग्रेडेशन हो जाए, जब रिसोर्सेज इनएफिशिएंट हो जाए, रिसोर्सेज खराब हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा? दोनों ही बटर एंड गन्स कम प्रोड्यूस होंगे, उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, देखो, when there is decrease in resources and technology degradation of both guns and butter, तो इनका प्रोडक्शन कम होगा, जिसकी वजह से जो पीपीएफ है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है रोटेशन ऑफ पीपीएफ। अब रोटेट कैसे करेगा? रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस हो सकता है, देन रोटेशन ऑफ द कमोडिटी, सॉरी, रोटेशन फॉर द कमोडिटी ऑन द वाई एक्सिस हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसके लिए एक दूसरा कलर का पेन लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से एक गुड जो वाई एक्सिस में है उसका प्रोडक्शन तो कांस्टेंट है, बट जो दूसरा गुड है जो एक्स एक्सिस में है उसका प्रोडक्शन ऊपर नीचे हो रहा है। क्या पता बटर को प्रोड्यूस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं, जो रिसोर्सेज यूज़ होते हैं,
वो खराब हो गए तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बट गन्स का प्रोडक्शन सेम है, गन्स जितनी प्रोड्यूस हो रही थी उतनी प्रोड्यूस हो रही है, बट जो बटर है उसका प्रोडक्शन कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट होगा, पीपीएफ रोटेट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड क्या पता है ऐसा हो कि बटर को प्रोड्यूस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी लगती है, जो रिसोर्सेज लगते हैं वो बहुत बढ़िया हो गए हो, बहुत उनमें मतलब बदलाव आया हो, पॉजिटिव बदलाव आया हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, बटर ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, बट गन्स का प्रोडक्शन सेम है। इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। जब शिफ्ट आ रहा था तो दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा था या घट रहा था, बट रोटेशन में क्या होता है, एक ही गुड का प्रोडक्शन बढ़ता है या घटता है, दूसरे का सेम ही रहेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट इज रोटेशन फॉर द कमोडिटी ऑन द वाई एक्सिस। इसमें क्या है, गन्स का प्रोडक्शन बढ़ या घट रहा है, टेक्नोलॉजी क्या पता अच्छी हो गई हो जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्या पता खराब हो गई हो जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बट बटर का जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट है, वो सेम है, वो नहीं हिल रहा है, ना वो इंक्रीज हो रहा है ना वो डिक्रीज हो रहा है, जितना था उतना ही है। समझ में आया, शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीएफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीपीएफ से क्वेश्चन आ सकते हैं, अजम्पशन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अजम्पशंस पता होने चाहिए, जो मैंने आपको टेबल समझाई है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ये एमआरटी एंड जो एमओसी है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से समझना, बट ये बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी पीजी सा टॉपिक है। एक बार आप समझोगे वीडियो देख के, एक बार आप रीड करोगे, ये जो टेक्स्ट मैंने आपको दे रखा है, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी और आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ओवरऑल ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इनफैक्ट पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स ही इजी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग भी रहा है वो भी मैं इजी कर दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हमारा ये फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हो चुका है समाप्त, फिनिश। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज add your valuable comment because your appreciation really means a lot to me. Bye bye, take care, see you very soon.